Okay, good afternoon, everyone. Today we will start the journey for CA Foundation. ठीक है, तो आज हमारा पहला क्लास है और we'll start with accounting, right? Now CA Foundation में जैसे दो पेपर आपका सब्जेक्टिव है और दो पेपर आपका MCQ है. अकाउंटिंग सब्जेक्टिव में आता है, राइट? अकाउंटिंग सिलेबस अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारा चीज़ ऐसा है जो आप लोग ऑलरेडी +2 में पढ़ रखे हैं, राइट? मतलब राउंड अबाउट 30-40% ऐसा होगा कि सम ऑफ द अदर बोर्ड्स यू हैव डन इट, लाइक पार्टनरशिप, इशू ऑफ शेयर्स, राइट? सो देर आर सो मेनी टॉपिक्स विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर +2 लेवल. ठीक है, फ्यू टॉपिक्स आर देयर जो आप लोग फर्स्ट टाइम करेंगे, राइट? आपके पास ऑलरेडी एक बेस है, ऐसा नहीं है कि आपके पास बेस नहीं है, बट व्हाट वी विल डू, देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्ट्रीम्स, राइट? सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल. तो इनिशियली जिनको अकाउंट्स आता है, राइट, जो अपने आप को अकाउंट्स में प्रो समझते हैं, तो उनके लिए हो सकता है इनिशियल कुछ लेक्चर्स बोरिंग सॉर्ट ऑफ हो या उनके लिए कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो, राइट? बट वंस वी प्रोसीड सो यू विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग. ठीक है, सो मैं आपको आज थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा. अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं, राइट? एंड मैनी अदर थिंग्स विल डिस्कस स्लोली. इनिशियल के जो 4-5 लेक्चर्स हैं विच इज हाईली इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द बेस फॉर अकाउंटिंग. +2 लेवल में क्या होता है कि अगर आपने अकाउंटिंग किया है तो बहुत सारी चीजें हमको समझ में नहीं आती, बट हमें वो रट जाती है, राइट? हम लॉजिक नहीं लगाते, सो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो मेरे मेमोरी में वो फीड हो जाता है. एंड व्हेन वी कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, इट गेट्स फीडेड इनटू माय माइंड, राइट? चलिए, तो सबसे पहला डिस्कशन इज व्हाट इज अकाउंटिंग. अगर आप अपना किताब देखेंगे +2 का या CA फाउंडेशन का, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपका जो इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसको हम लोग पूरा फोकस करेंगे. जो पास्ट ईयर्स पेपर्स हैं, जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, उसको भी हम लोग फोकस करेंगे. हमारा अपना कोई मटेरियल हम लोग नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट मटेरियल ही सब कुछ है. इट हैज बीन सो ब्यूटीफुली मेड, कंटेंट वाइज, क्वालिटी वाइज, राइट? आपको और कोई रिसोर्सेज की दरकार नहीं है. मैं उसी को वहां से लेके उसमें फिर अपना नाम डाल के दे दूं, दैट डजंट मेक्स एनी सेंस. सो इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स. एंड इफ यू सी सो मेनी टॉक शोज और सो मेनी इंटरव्यूज जिनका भी रैंक्स आता है, यूट्यूब में है, इंस्टाग्राम में है, सोशल मीडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेशन और शेयरिंग नॉलेज. तो वहां पे आप देखेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे कीप ऑन टेलिंग वी हैव डन इट फ्रॉम सेल्फ स्टडी, राइट? एंड वी हैव डन इट फ्रॉम इंस्टीट्यूट मटेरियल. सो अगर आपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ रखा है, देन यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम, राइट? सो अगर आप अकाउंटिंग देखेंगे तो अकाउंटिंग का बहुत सारा मीनिंग दिया हुआ है. +2 के बुक में ना, पहला जो 2-3 पन्ने होते थे, क्लास 11 की जो अकाउंट्स की बुक है, उसमें लाइन से सारा डेफिनेशन है. एक संस्था है AICPA, राइट? ये यूएस का CA कोर्स है जो मैंने लास्ट ईयर ही क्लियर किया है, राइट? सो मैं इंडिया का भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, एज वेल एज मैं यूएस का भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं. तो AICPA का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. जब मैं क्लास 11 में था उस समय मैंने अपनी मैम से पूछा था, मैम ये इसका फुल फॉर्म क्या है? मैम ने मेरे को बताया था ये यूएस का CA कोर्स है. तो उस दिन से मेरे को काफी ज्यादा फैसिनेशन था कि मैं यूएस का CA कोर्स भी करूं. हालांकि ये थोड़ा महंगा है, महंगा इन द सेंस अराउंड 4.5 लाख रुपीज लगता है इसको करने के लिए. एंड यू कैन ओनली डू दिस यूएस का CA कोर्स
once you have done completed your graduation, once you have completed any professional degree or master degree, like एक MBA, BCom plus MBA, BCom plus MCom, BCom plus CA, BCom plus CS, तो क्या है, इस कोर्स को करने के लिए आपको एक क्रेडिट्स का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे आपका मार्कशीट आएगा ना, उसमें आप आजकल क्रेडिट्स भी आने लगे हैं, तो ईच ईयर ऑफ बीकॉम गिव्स यू 30 क्रेडिट्स लाइक दिस। तो ये जो संस्था है, ये जैसे हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, आज हमको सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। व्हाट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? It's a body set up by the government and they will carry out the accounting profession in India. Like their responsibility is to carry out the accounting profession in United States of America, right? तो ये लोग वहां का सीपीए को, जैसे हमारे को चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री कौन देता है? आईसीआई। तो ये लोग लाइसेंस इशू कर दिए। तो इन्होंने अपना डेफिनेशन दे रखा है क्या? अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ब्ला 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 ब्ला, इतना सब कुछ बोला है, राइट? अगर आप इसका डेफिनेशन देखेंगे ना, इन डेफिनेशंस में आपको काफी सारा चीज मिलेगा। अगर इसका अगर मैं अकाउंटिंग डेफिनेशन देखूं, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, राइट? सर शुद्ध भाषा में बताइए व्हाट इज अकाउंटिंग। अगर आप और डेफिनेशन देखेंगे, अकाउंटिंग इज आर्ट, अकाउंटिंग इज साइंस, अकाउंटिंग इज लैंग्वेज, राइट? तरह तरह की डेफिनेशंस आपको देखने मिलेंगी। when you study any textbook, you will find so many definitions of accounting. मैं अगर आपको शुद्ध भाषा में बताऊं, plain vanilla language, accounting is all about keeping records of inflow and outflow. Simple. किस चीज का इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में बात हो रहा है? रिसोर्सेस का। सर आर यू टॉकिंग अबाउट माई वॉलेट का इनफ्लो आउटफ्लो? यस, बट योर वॉलेट का इनफ्लो आउटफ्लो से हाउ मेनी पर्सन्स विल बी इंटरेस्टेड? मैक्स टू मैक्स यू योरसेल्फ और योर गर्लफ्रेंड। इस बंदे के पास पैसे हैं कि नहीं, राइट? तुम्हारा वॉलेट से पूरा दुनिया को इंटरेस्ट नहीं है। आज रास्ते में मैं चलता हूं या जाता हूं, इतने लोगों से मैं मिलता हूं, तो मैं सबका वॉलेट्स में इंटरेस्टेड है? मेरे को नहीं। आपके वॉलेट में इंटरेस्टेड मैक्सिमम आपको होगा या आपका बेटर हाफ, मैक्स टू मैक्स, राइट? तो अकाउंटिंग बेसिकली मतलब होता है हिसाब रखना, एक सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट बोल सकते हैं आप। कैश का हिसाब रखना, कितना पैसा आया, किसका कितना पैसा गया, हमारे पास कितना बचा हुआ है, राइट? तो आप खुद का अपना अकाउंटिंग में मेंटेन कर सकते हैं कि आपको 60 रुपया पॉकेट मनी मिला, 10 रुपया ट्रांसपोर्टेशन लगा, इनफ्लो आउटफ्लो। या आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा आ रहा है, पैसा कहां कहां से आता है। सबसे पहले बिजनेस शुरू करने के लिए ओनर को कैपिटल लेके आना पड़ता है। मतलब जो भी मनी ओनर इंट्रोड्यूस करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस को शुरू करने के लिए कैपिटल लाना पड़ता है, इसका मतलब कैश लाएगा। उसी कैश जो कंट्रीब्यूट करता है उसी को अपन कैपिटल बोलते हैं। आउटफ्लो क्या होगा? उस कैपिटल से वो पहले प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगा, फिर उस कैपिटल से वो थोड़ा सा रॉ मटेरियल खरीदेगा, ये आउटफ्लो हो गया। फिर जिस बंदे को प्रोडक्शन के लिए बुलाएगा उसको वेजेस पेमेंट करेगा, ये भी आउटफ्लो हो गया। फिर माल बन के रेडी हो जाएगा तो उसको बेचेगा, फिर पैसा आएगा, वो इनफ्लो हो गया। इसी का हिसाब रखना है, राइट?
So accounting means keeping record, preparing a statement of inflow outflow of cash. Simple, right? कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ओनर पैसा लेके आता है, उस पैसे से मैंने मशीनरी खरीदा, उस पैसे से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने वेजेस पेमेंट किया, मैंने उस माल को बेच के वापस से कस्टमर से कैश रियलाइज किया। नो, ये जितनी भी एक्टिविटीज मैंने की ना, ओनर ने पैसा लाया, दिस इज वन एक्टिविटी, मैंने मशीनरी खरीदा, दिस इज अनदर एक्टिविटी, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, इन सब एक्टिविटीज को अपन ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, राइट? थिंक अबाउट अ पर्सन हु डील्स इन कैश बेसिस। ओनर ने पैसा डाला, उसने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, वेजेस पेमेंट किया, माल बन गया, उस माल को बेचा, पैसा आ गया, फिर जो पैसा आया उससे वापस से माल खरीदा, बेचा, फिर पैसा, ऐसा करके बिजनेस चलता ही रहेगा। तो बार बार जो माल खरीद रहा है, बार बार जो बेच रहा है, बार बार जो वेजेस पेमेंट कर रहा है, ये सब इसके ट्रांजैक्शंस है। लेकिन कई बार क्या होता है, उधार में धंधा करना पड़ता है। When you are selling goods, the customer might ask you some kind of credit period. वो बोल सकता है कि हम थोड़ा दिन बाद में पैसा देंगे, तो उसका भी हिसाब रखना पड़ेगा। तो it is not about only statement of inflow outflow of cash, it is also about statement of person to whom you are selling goods on credit, means trade receivables। जिसको आप उधार में बेचते हैं उसको ट्रेड रिसीवेबल बोला जाता है। डेटर्स, कस्टमर, जिसको आप उधार में खरीदते हैं उसको ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स। तो उसका भी हिसाब रखना पड़ेगा। भैया मैंने आपको 10,000 का माल बेचा है उधार में, उसमें से आपने 4,000 दे दिया, अभी भी 6,000 बाकी है, तो डोंट यू थिंक यू हैव टू प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट? सो इट इज नॉट ओनली स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश, इट्स ऑल्सो अबाउट स्टेटमेंट ऑफ डेटर्स, राइट? अचानक से आप एक दिन सोच रहे हैं यार मैं इतना बार माल खरीद रहा हूं, इतना बार बेच रहा हूं, फिर भी मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। आप माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रॉफिट आपका इन्फ्लेट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है। आपको मालूम है आप खरीद रहे हैं 10, आपका अल्टीमेटली बिक रहा है 8, 2 चोरी हो जा रहा है। आपके पास आपका जो गुड्स है उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, उसका भी हिसाब रखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ गुड्स भी बनेगा। मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कितना सारा प्लांट एंड मशीनरी होता है उसका भी हिसाब रखा जाता है, राइट? सो कहने का मतलब एकदम साफ है, आई एम एब्सोल्युटली ओके विद इट। हमको पूरा समझ में आ गया है। अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ योर रिसोर्सेस, बी इट बी कैश, बी इट बी योर ट्रेड रिसीवेबल्स, बी इट बी योर इन्वेंट्री गुड्स। यस और नो? और ये जो हो रहा है, मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, मशीनरी खरीदा है, वेजेस पेमेंट किया है, गुड्स कलेक्शन, पेमेंट टू वेंडर्स, ये सब क्या है? हमारे ट्रांजैक्शंस हैं। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग इज सिंपली व्हाट? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। आज ये मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूं इसके कुछ कुछ आउटकम्स भी होंगे। क्या आउटकम होंगे? प्रॉफिट्स। मैंने इतना माल खरीदा, उसको इतने में बेचा, डिफरेंस मेरा प्रॉफिट होगा ना। और क्या आउटकम हो सकता है? प्रॉफिट का ऑपोजिट लॉस है, ठीक है। और क्या आउटकम हो सकता है? आज आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो, उसका क्या आउटकम होगा? इतना स्टॉक मेरा बच गया,
यस और नो? इतना स्टॉक मेरा बच गया तो इन्वेंट्री, सो प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री, these two are not transactions, these two are outcome and results of these transactions, right? उसको अपन इवेंट्स बोलते हैं. क्या बोलेंगे उसको? इवेंट्स. सो अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस खाली रिकॉर्ड नहीं होता है, इवेंट्स भी रिकॉर्ड होते हैं. इन ट्रांजैक्शंस का जो आउटकम है, व्हाट इज इवेंट? रिजल्ट्स ऑब्लिक आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शंस, राइट? रिजल्ट्स ऑब्लिक आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शंस. सो व्हाट इज अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग, कीपिंग इनफ्लो आउटफ्लो का रिकॉर्ड्स, बिजनेस में जितना भी रिसोर्सेज हैं, राइट? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी रिसोर्सेज है उसका अकाउंटिंग हो रहा है, राइट? और ये सब चीज बहुत सिंपल है. देखो मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता बिजनेस क्या होता है. बिजनेस इज लाइक यू बाय वन कमोडिटी फ्रॉम वन मार्केट एंड सेल इन दी अनदर मार्केट. इसको धंधा बोलते हैं. एनीथिंग विद अ प्रॉफिट मोटिव इज नोन एज बिजनेस. You can, I'm in the business of providing service. There might be some person who is in the business of providing selling goods. There might be some person who is in the business of manufacturing and then selling. कुछ कुछ रिटेल कंसर्न भी होते हैं, होलसेलर भी होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी हैं, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बट ऑब्वियस, राइट? ओनर ने पैसा लाया, हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, हमने वेजेस पेमेंट किया, हमने गुड्स भेजा, हमारे कस्टमर से कलेक्शन हुआ, हमने सप्लायर को पेमेंट किया, यही सब. सो इट इज नॉट अबाउट ओनली ट्रांजैक्शन, इट इज द इवेंट्स. क्या प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं करते हो? यही तो निकालना है. तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, राइट, which take place in an accounting period. This is something very important. मैंने क्या बोला? मैंने इतना खरीदा, इतना बेचा, इतना बच गया. कब मैं बोलूंगा बच गया? When it is an end. If it's a continuing process, I will never say इतना बच गया. आप बैलेंस कब निकालते हो? एंड में, राइट? तो when I talk about accounting, there has to be a time frame. That time frame is usually 12 months. 12 महीने का टाइम फ्रेम होता है, राइट? It can be calendar year, it can be financial year, Jan to December और April to March. तो 12 महीना में मैंने इतना खरीदा, 12 महीना में इतना बिक गया, बचन में मैं बच गया, राइट? दिस मच आई परचेस्ड, दिस मच आई सोल्ड, इतना बच गया. इस दौरान मेरा इतना प्रॉफिट हुआ. इफ ऑन कीप ऑन बाइंग, कीप ऑन सेलिंग, what is my profit? I don't know. So there has to be a time frame. अगर वो टाइम फ्रेम नहीं होगा तो प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक निकालना वेस्ट है, राइट? सो व्हाट इज अकाउंटिंग? वेरी सिंपल सर. अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. व्हाट ट्रांजैक्शंस वी टॉकिंग अबाउट? ऑब्वियसली बिजनेस रिलेटेड. बिजनेस क्या होता है मालूम है सबको? ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस की एक्टिविटीज, रिसोर्सेस का हिसाब रखना, और इन ट्रांजैक्शंस का आउटकम को अपन इवेंट बोलते हैं, राइट? इसका जो आउटकम है ना ट्रांजैक्शंस का, उसी को अपने इवेंट्स बोलेंगे, राइट? विच टेक प्लेस इन एन अकाउंटिंग पीरियड.
Clear? So what is accounting? Recording of what? Transaction. What is transaction? Business activities. What is event? Results of these business activities. इनको रिकॉर्ड करूंगा. What is the time frame? 12 महीना. मतलब अगर मेरा जनवरी 24 से लेकर दिसंबर 24 इज माई अकाउंटिंग ईयर, तो क्या 2023 का कुछ भी यहां आएगा? नहीं. क्या 2025 में जो होने वाला एक्टिविटीज है वो यहां आएगा? बिल्कुल भी नहीं. वही एक्टिविटी आएगा जो इस साल होगा, which will take place in this particular year. Now what after this? सर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गया, राइट? इवेंट्स रिकॉर्डेड. इवेंट्स फाइंड आउट करके रिकॉर्ड करना पड़ता है. You have to calculate net profit. You have to calculate stock in hand. And then you can record it. मैंने 1 लाख का माल खरीदा, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है. मैंने कस्टमर को इतना में माल बेचा, ये रिकॉर्डेड होता है. मैंने इतना वेजेस पे रिकॉर्डेड है. इतना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, रिकॉर्डेड है. इतना कलेक्शन फ्रॉम डेटर आया, ये रिकॉर्डेड है. कितना प्रॉफिट हुआ, इनकम माइनस एक्सपेंस करके निकालना पड़ेगा. कितना स्टॉक बचा, टोटल परचेस क्वांटिटी से सेल क्वांटिटी लेस करना पड़ेगा. मेहनत वाला काम है. सो कुछ कुछ ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है, कुछ कुछ निकालना पड़ता है, उसके बाद रिकॉर्ड होगा. हालांकि आजकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जमाना आ गया है. आपको खाली ट्रांजैक्शंस का इनपुट डालना है, प्रॉफिट बैलेंस शीट सब अपने आप बनेगा, राइट? आफ्टर यू डन दिस, देन accounting information is communicated to users. Now accounting information मतलब क्या? accounting information मतलब नेट प्रॉफिट. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब नेटवर्थ. कितना घर, कितना बंगला, कितना गाड़ी है आपके पास. आज आप कमा के क्या करेंगे? यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय, यू आर गेटिंग 1 लाख रुपीज सैलरी. व्हाट यू विल डू विद दैट मनी? यू विल कीप इट इन बैंक बैलेंस, यू विल डू FD, यू विल डू म्यूचुअल फंड, यू विल बाय सम स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट, you will buy your home, you will buy car. These are your net worths. Statement of your assets, right? You are paying amount to your domestic servant. This is not your net worth, because net worth उसको बोला जाता है जिससे आप फ्यूचर में बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं. If I have bank balance, I can use that money in future. If I have property, I will live in that house in future. If I have car, I will use it in future. If I am paying to domestic servant, no, I have to pay her again next month. So that doesn't come in net worth. It's a statement of assets. Assets वो होता है जिससे अपने को फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, right? So after you do all this, you'll come to your profit. सब कुछ होने के बाद आपको प्रॉफिट मालूम चलेगा. कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर में टैली और भी बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट में, जहां पे आप वंस यू रिकॉर्ड कुछ नहीं करना पड़ता है. वंस यू रिकॉर्ड उसके बाद कुछ भी नहीं करना पड़ता है, अपने आप PL नेटवर्क सब निकल जाता है. बट मैनुअल अकाउंटिंग में आपको सब स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. एनीवे, सो दिस नेट प्रॉफिट एंड नेटवर्थ, this information is communicated to users. So ultimately it is for them we are doing accounting. When it confines to only me, अगर बात मेरे तक होती तो मैं अकाउंटिंग नहीं भी करता तो भी चलता. लेकिन एक बिजनेस से काफी सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं. एक तो ओनर हो गया,
एक एम्प्लॉई हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको इनकम टैक्स लेना है ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या लेना है? इनकम टैक्स लेना है। तो कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इवन एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग योर परफॉर्मेंस। वो लोग लास्ट ईयर से आपका इस साल का परफॉर्मेंस को कंपेयर करेगा, देखेगा कंपनी का ग्रोथ हुआ है कि नहीं, और कंपनी का जिस स्पीड में ग्रोथ हुआ है उनका पर्सनल सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं। गवर्नमेंट ये देखेगा कंपनी ने जो भी कमाया उस पर एप्रोप्रिएट टैक्स दिया है कि नहीं, राइट? So it is for them we are doing all these steps. It is for point number 6 we have to do this. Right? Ultimately we have to communicate some information. I cannot tell you, okay, मैंने इतने का माल खरीदा, इतना वेजेस पेमेंट किया। आप सजा के दीजिए चीज को, प्रॉफिट और नेटवर्थ निकाल कर दीजिए। लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं, लाखों ट्रांजैक्शंस। हमारी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा साल में 6,000 7,000 ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो क्या मैं एक एक ट्रांजैक्शन को खोल खोल के देखूं? मेरे को समराइज करके बताओ मैंने कितना कमाया है, मेरे पास कितने एसेट्स हैं, कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं, राइट? सो आफ्टर यू डू दिस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इवेंट जो इस साल हुआ है, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल कम टू नो द प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या मालूम चलेगा आपको? प्रॉफिट, पूरे साल का प्रॉफिट, एंड नेटवर्थ इज एज ऑन, साल के अंत में इतना आपके पास एसेट्स हैं, और ये इंफॉर्मेशन मैं यूजर्स को दे दूंगा। अब यूजर्स क्या करेगा? यूजर्स व्हाट यूजर्स विल डू? यूजर्स अलग अलग टाइप के यूजर्स हैं, जैसे ओनर क्या देखेगा? सफिशिएंट प्रॉफिट आया है कि नहीं आया। ओनर भी तो कैपिटल लगाया ना, ओनर क्या किया? बिजनेस में पैसा लगाया है, राइट? रिटर्न, वो रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड कैलकुलेट करेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। ही विल सी ओके नेट प्रॉफिट इज दिस मच, capital invested is this much into 100, say 20%, whatever. So he must be satisfied with this. If my ask is 25%, so what will I do? I will shut down this business, start another new one, or I'll try to improve this. मैं एक सिंपल सा रेशियो बता रहा हूं। ओनर को, ओनर व्हाट ओनर हैज टू डू विथ योर नेट प्रॉफिट? भाई मेरा धंधा है, मेरे को तो मालूम होना चाहिए कितना रुपया आ रहा है मेरे को, राइट? मेरे को मालूम होना चाहिए मेरा नेटवर्थ कितना है। सो कहीं ना कहीं ओनर इज इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस, राइट? गवर्नमेंट, इनकम टैक्स, राइट? गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स लेगी ना आपसे। व्हाट गवर्नमेंट विल डू? गवर्नमेंट विल टेक टैक्स फ्रॉम यू। नहीं लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? लेंडर्स, इनको क्या चाहिए? प्रोटेक्शन। व्हाट प्रोटेक्शन आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? बेसिकली इन्होंने आपको लोन दिया है, उस लोन पे इनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट कंपनी कहां से देगी? प्रॉफिट से। आज मैंने आपको 1 लाख का लोन दिया, आप उस लोन का पैसा को धंधा में लगाए, उस धंधा से आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप मेरे को प्रॉफिट में साझेदारी नहीं देंगे, बिकॉज आई एम नॉट योर पार्टनर, आई एम नॉट योर को ओनर, आई एम अ थर्ड पार्टी। आपने मेरे से उधार लिया है,
उधार देते वक्त मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स किया आपके साथ, भैया आप कमाओ नहीं कमाओ हमको साल का 10% रिटर्न मेरे रुपया पे चाहिए। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग आपने कितना कमाया है, इससे मेरे को प्रोटेक्शन मिलेगा। सपोज आपने 40,000 कमाया, मैंने आपको 1 लाख का लोन दिया था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आउट ऑफ 40,000 यू कैन इजीली पे मी 10,000। 1 लाख का 10% इज 10,000। आपने 40,000 कमाया, इट मीन्स यू हैव अर्न्ड 4 टाइम्स ऑफ व्हाट यू आर सपोज टू पे मी। यस और नो? वही आपने अगर 22,000 कमाया होता तो 2 टाइम्स, वही आपने अगर 11-12,000 कमाया होता तो सारा ही आप हम ही को देंगे। तो प्रोटेक्शन ऑफ 2 इज बेटर और 4 इज बेटर? ऑब्वियसली 4 इज बेटर। तो इस टाइप का प्रोटेक्शन को अपन बोलते हैं इंटरेस्ट कवर। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट कवर। एक कवर और होता है जिसको अपन बोलते हैं एसेट कवर। आपने जो चीज गिरवी रखा है उसकी वैल्यू कितनी है, ये तो मेरा रिटर्न प्रोटेक्ट हो रहा है, इससे मेरा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है, बट व्हाट अबाउट माय प्रिंसिपल? उसके लिए आपने मेरे को कोई चीज गिरवी रखा है, तो टाइम टू टाइम उस चीज का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, मेरा प्रोटेक्शन और इंप्रूव होगा। यस और नो? एम्प्लॉइज, इनको ग्रोथ चाहिए, जॉब सिक्योरिटी, यस और नो? सप्लायर, आज जो बंदा मेरे को उधार में माल दे रहा है, राइट, ही ऑल्सो नीड सम प्रोटेक्शन। तो इसको प्रोटेक्शन हम लोग करेंट एसेट से देते हैं। किससे देते हैं प्रोटेक्शन? बचपन में आपने 11th में अगर अकाउंट्स पढ़ा होगा तो आपने करेंट रेशियो के बारे में सुना होगा। मतलब जितना आपका करेंट लाइबिलिटी है, दिस सप्लायर से आपने उधार में खरीदा तो इसको आपको पैसा देना है, ये लाइबिलिटी है आपका। तो इस टाइप की लाइबिलिटी का पेमेंट आपको 12 महीना के अंदर अंदर करना पड़ता है। अगर आपने कोई लोन लिया है तो लोन आप 5 साल 10 साल बाद चुकाएंगे, लेकिन अगर आपने किसी से उधार में माल लिया है तो आप कब तक चुकाएंगे? जैसे हम लोग तो 100% एडवांस फीस लेते हैं, हमारा भी कोई उधारी नहीं है। वी हैव नो डेटर्स नो क्रेडिटर। क्रेडिटर फिर भी बच जाता है 1-2 अगर इफ दे डोंट सबमिट द बिल ऑन टाइम, बट डेटर तो हमारा 0 है। तो अगर कोई सप्लायर है जिन्होंने उधार में माल दिया है, so that is in the form of inventory. When I will sell it, it will come in the form of trade receivable. जब पैसे आ जाएंगे तो that trade receivable will converted into cash and that cash I should pay to my supplier. It keeps on changing ना। पहले मैंने तुमसे उधार में माल खरीदा, तो जो खरीदा वो मेरे पास किस फॉर्म में है? इन्वेंट्री। मैं जब बेचूंगा तो वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? इन्वेंट्री गिर जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ जाएगा, और जब पैसा आ जाएगा तो ट्रेड रिसीवेबल कम होके कैश बढ़ जाएगा। उसी कैश से हमको तुमको चुकाना है। वही कैश से अगर मैं बीवी का गहना खरीद लूं तो बीवी का गहना पर्सनल एसेट हो गया ना, तो सप्लायर को पैसा कहां से दूंगा? तो इसी डर से वो लोग हमेशा दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग करेंट एसेट, कि कंपनी के पास में सफिशिएंट एसेट्स है कि नहीं मेरे को चुकाने के लिए। आज सप्लायर को पेमेंट करने के लिए क्या मैं मेरा अपना प्लांटर मशीनरी बेचूं? सप्लायर को पेमेंट करने के लिए मैं अपना एसी बेच दूं? नहीं।
सप्लायर को पेमेंट छोटा छोटा एसेट से होगा, इन कैश से, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को बेचेंगे, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से आएगा पैसा, उसी पैसा से सप्लायर पेमेंट होगा। तो सप्लायर इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग करंट एसेट्स। इज इट फाइन? सो इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजर्स हैं, कस्टमर्स। कस्टमर भी उस कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है जिसका ब्रांड वैल्यू है। नो वन वॉन्ट्स टू गेट एसोसिएटेड, हेलो, हेलो, कोई भी आदमी ऐसा आदमी के साथ एसोसिएशन नहीं करना चाहता जिसका पब्लिक इमेज नहीं है, जो कंपनी सक्सेसफुल नहीं है, राइट? So these are the persons who are interested in knowing your performance, in knowing the accounting information, right? So this is data and this is information. This is data and this is information. What is the difference between data and information? Data is unprocessed, information is processed, and processed information is given to the users, or users they calculate different ratios. इसीलिए आजकल कुछ कुछ केस में it is compulsory along with PL and balance sheet, net profit and net worth, there are other statements which you have to make, like cash flow statement. There are certain ratios which you have to mandatorily disclose, like current ratio, interest cover, debt equity ratio. काफी सारा इंफॉर्मेशन हमको मैंडेटरीली डिस्क्लोज करना पड़ता है, राइट? सो अकाउंटिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, ट्रांजैक्शन, बिजनेस एक्टिविटीज, इवेंट्स, पीएल, बैलेंस शीट, इंफॉर्मेशन यूजर्स को देंगे, यूजर्स रेशियो निकालेंगे एंड अपना डिसीजन लेंगे कि वेदर दे वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस रिलेशनशिप विद अस और नॉट। ओनर खुद ये डिसाइड करेगा कि ये धंधा मेरे लिए ठीक है कि नहीं। गवर्नमेंट ये देखेगा कि आपने टैक्स प्रॉपरली दिया है कि नहीं। गवर्नमेंट जब आएगा, मान लो सर्च एंड सीजर हो जाता है, जिसको इनकम टैक्स रेड बोलते हैं। गवर्नमेंट आपके घर में आया, बढ़िया है, ये जो आपने फर्श पे जो इटालियन मार्बल लगाया है, इस मार्बल का बिल दिखाइए। ये जो आपने झूमर लटकाया है, इसका बिल दिखाइए। बेसिकली बिजनेस में कमाया होगा, वही बिजनेस का पैसा को विड्रॉ किया होगा, उसी से पर्सनल खर्चा किया होगा। कमाया है, लेकिन उस कमाई को बिजनेस में रिपोर्ट नहीं किया है। कमाया है, लेकिन उस कमाई को वो लोग बिजनेस में रिपोर्ट नहीं किया, और उसी पैसा से ये सब बना है। क्यों नहीं रिपोर्ट किया? टैक्स बचाने के चक्कर में। इसको टैक्स इवेजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टैक्स इवेजन, जो कि क्राइम है। गवर्नमेंट देखेगी आपका बैलेंस शीट में 2 करोड़ का एसेट है, लेकिन आपके पास इन पोजीशन 5 करोड़ का एसेट है, तो 3 करोड़ का एसेट कहां से आया? सर मैंने उस पैसे से खरीदा है जो मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, दैट इज ब्लैक मनी। मैंने उस पैसे से खरीदा है जिस पैसे पे मैंने टैक्स नहीं भरा। तो वो जब फिजिकली गवर्नमेंट आपके घर आएगी रेड मारने, तभी मालूम चलेगा। उसके पहले इट इज वेरी डिफिकल्ट
to know how much an individual have, right? So गवर्नमेंट काफी सारा उनके पास डेटाज है जो वो लोग ऑटो पॉपुलेट कर देती है। जैसे मान लीजिए आपके बैंक में अगर आप 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ करते हैं तो उस पर टीडीएस कटता है। आपने कोई घर खरीदा है तो उसका इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास चला जाता है। आजकल एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है जो आपका ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट बता देती है कि आपका इंटरेस्ट इनकम इतना है, आपका टीडीएस आपका कमीशन इनकम इतना है, आपका डिविडेंड इनकम इतना है, आपने इतना रुपए का शेयर खरीदा, उसको इतना रुपए में बेचा, इतना आपका गेन ऑन शेयर, सेल ऑफ शेयर्स हुआ है, तो मेरे को उसी के हिसाब से अपना रिटर्न ऑफ इनकम जमा देना पड़ता है, राइट? कैश कंपोनेंट धीरे धीरे हट रहा है, डिजिटलाइजेशन आ रहा है। अभी भी डिजिटलाइजेशन आया है बट लिंकिंग का प्रॉब्लम है। प्रॉपरली लिंक्ड अगर होगा ना, तुम कहीं पर भी कुछ भी खर्चा करो ऑटोमेटिकली सरकार को उसी समय मालूम चल जाएगा पटवारी जी ने भी 20 रुपए का चाय पिया है, अगर मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो। राइट? एनीवेज, सो ये हमारा अकाउंटिंग का पूरा पिक्चर था। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अपने बात करेंगे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, राइट? और अल्टीमेटली हमारा पीएल बैलेंस शीट। सो दिस इज accounting information and this is data, right? इसको प्रोसेस कैसे करते हैं? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में खाली आप ट्रांजैक्शन डालो, अपने आप पीएल बैलेंस शीट निकलेगा। लेकिन मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होता है? जितना भी बिजनेस एक्टिविटी है उसमें एक रिसीविंग एस्पेक्ट होगा और एक गिविंग एस्पेक्ट होगा। मैं इसके बारे में बात करूंगा। रिसीविंग एस्पेक्ट प्लस, गिविंग एस्पेक्ट माइनस। प्लस मतलब डेबिट, गिविंग एस्पेक्ट मतलब क्रेडिट। कहने का मतलब है आप जर्नल बनाते हो, जितना भी एक्टिविटी, सपोज मैंने स्टॉक खरीदा है तो मैंने क्या क्या रिसीव किया? स्टॉक। क्या दिया बदले में? कैश। ओनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो बिजनेस ने क्या रिसीव किया? कैश। एंड हु इज द गिविंग एस्पेक्ट? ओनर। गिविंग एस्पेक्ट या तो कोई रिसोर्स होगा या कोई सोर्स होगा। Either someone has given or something has been used to buy that. इसलिए मैंने बचपन में बोलती थी अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल मीन्स पर्सन, someone has given. रियल मीन्स रिसोर्स, something has been used. तो ये रिसीविंग और गिविंग एस्पेक्ट, इट डजंट मीन ओनली रिसोर्स इनफ्लो आउटफ्लो, इट मीन्स who has received, who has given also. So that is in journal. Every transaction will have two aspects, receiving, giving होना ही पड़ेगा। You give me any transaction, goods sold to Mr. Sharma on credit. So यहाँ पे receiving aspect क्या होगा? Mr. Sharma. And what is the giving aspect? Goods. तो सिंपली डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट इज लेजर। जितना भी आइटम्स है, जितना भी रिसीविंग एस्पेक्ट है, जितना भी गिविंग एस्पेक्ट है, उन सभी का एक समराइज्ड बैलेंस निकलेगा। In some transaction cash will be in receiving aspect,
In some transaction, cash will be in giving aspect. So what is the net position of cash? What is the net position of your trade receivable? What is your total purchase? क्योंकि खरीद रहा है, राइट? उसके बाद ट्रायल बैलेंस and then PL balance sheet, right? So now book of original entry, book of original entry where transactions are recorded as and when it occurs. Right? Ledger. Summary of each receiving or giving aspect, right? To check अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ऐसा हो सकता है कि जब आप हर एक फाइनेंशियल आइटम्स का डेबिट 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 ऐड 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 क्रेडिट 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 माइनस माइनस माइनस, ऐसा होगा ना? जैसे कैश जनरली इनफ्लो से ही स्टार्ट होगा तो उसका अल्टीमेटली इनफ्लो ही बैलेंस आएगा। ट्रेड रिसीवेबल हमेशा रिसीविंग एस्पेक्ट से शुरू होगा तो उसका अल्टीमेटली पॉजिटिव बैलेंस ही आएगा। ट्रेड पेएबल गिविंग एस्पेक्ट, पहले उसने मेरे को उधार में माल दिया फिर मैंने उसको पैसे दिए तो अल्टीमेटली ट्रेड रिसीवेबल गिविंग एस्पेक्ट मतलब क्रेडिट माइनस बैलेंस ही आएगा उसका। तो जितना डेबिट है उतना ही तो माइनस है। हमने तो क्या क्या नेट किया है। अभी लेजर बनाने से क्या हो रहा है? सबका इंडिविजुअल आइटम्स का बैलेंस निकल रहा है, नेट प्लस और नेट माइनस। तो जितना नेट प्लस होगा उतना ही नेट माइनस होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ये गलती नहीं होता है, मैनुअल अकाउंटिंग में ये मिस्टेक हो सकता है। मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन मैनुअल अकाउंटिंग? प्लस को आप माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, प्लस 2 बार कर दिया, माइनस 500 था माइनस 50 किया। इसको अरिथमेटिकल मिस्टेक्स बोलते हैं। तुमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पढ़ा होगा, एरर ऑफ कमीशन, इसको क्लेरिकल एरर्स बोलते हैं। तो ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो रहा है, इफ ऑल प्लस नेट, जितना भी नेट किया हुआ है वो या तो प्लस में या माइनस में, द टोटल प्लस मस्ट बी इक्वल टू टोटल माइनस। इट मींस दिस समराइजेशन वाला पार्ट हैज बीन डन करेक्टली। लास्ट में अपन फाइनल अकाउंट बनाएंगे। इसका एक और पर्पस है। ये क्या करता है? व्हाट दिस डू, व्हाट ये क्या करेगा? ये आपको क्या कर रहा है? कैश का नेट बता देगा प्लस, ट्रेड रिसीवेबल का नेट बता देगा प्लस, कैपिटल का नेट बता देगा माइनस, ट्रेड पेबल का नेट बता देगा माइनस, बैंक का नेट बता देगा प्लस, परचेजेस का नेट बता देगा प्लस, सेल्स का नेट बता देगा माइनस। तो अब टोटल प्लस मस्ट बी इक्वल टू टोटल माइनस।
इतना ही फाइनेंशियल आइटम्स है. सो दिस विल facilitate in preparing final account. This will facilitate in preparing final account. प्रॉफिट कैसे आएगा? इनकम माइनस एक्सपेंस, और बैलेंस शीट मतलब नेटवर्थ मतलब एसेट्स. कई बार बहुत सारा एसेट के अगेंस्ट में लोन रहता है, लाइबिलिटी रहती है, राइट? तो माइनस लाइबिलिटी. जैसे एसेट में सपोज स्टॉक बच गया मेरा, तो वो एसेट है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक उधार में भी खरीदा हुआ है, तो माइनस हो जाएगा लाइबिलिटी. हमने गाड़ी खरीदी है 50 लाख की, तो वो एसेट हो गया, लेकिन 20 लाख का बैंक से लोन भी लिया, तो लाइबिलिटी माइनस हो जाएगी. अब हमारा मुद्दा क्या है? इसमें से इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी 4 क्लासिफिकेशन है. वो आप यहां पर भी कर सकते हैं, इसको बनने के बाद भी कर सकते हैं. बचपन में जो आपको सिखाया गया था, यहीं पे क्लासिफिकेशन सिखाया गया था. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में इनिशियली हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, तो अपने आप इसको मालूम रहेगा कैश एसेट है, उसको ये एसेट में ले जाएगा. ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, उसको ये एसेट में ले जाएगा. अपने आप बैलेंस शीट बन जाएगा. रिसीविंग एस्पेक्ट में आपका कैश है, ओनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो व्हाट इज योर रिसीविंग एस्पेक्ट? कैश. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, गिविंग एस्पेक्ट, सर मैंने कुछ दिया नहीं बदले में, ओनर ने पैसे दिए हैं, तो ओनर इज द गिविंग एस्पेक्ट, उसको अपन कैपिटल बोल रहे हैं. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा ओनर दे चाहे थर्ड पार्टी दे, लाइबिलिटी है कि नहीं है? लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, गिफ्ट तो नहीं है ये. सो कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटी हो गया. गॉट माई पॉइंट? क्लासिफिकेशन में एक और तरीका था, पर्सनल रियल नॉमिनल. लेकिन पर्सनल रियल नॉमिनल में पंगा क्या मालूम है? आपको रीक्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, इसमें से एसेट कौन सा है, लाइबिलिटी कौन सा, एक्सपेंस कौन सा, इनकम कौन सा है. तो स्टार्टिंग में अपन अमेरिकन अप्रोच फॉलो करेंगे. देयर आर 2 वेज. एक हो गया वो ट्रेडिशनल गोल्डन रूल, पर्सनल रियल नॉमिनल. एक हो गया मॉडर्न अप्रोच. अल्टीमेटली अपने को पीएल बैलेंस शीट बनाने के लिए, जब अपन क्लास 11 में थे, मैम पहले ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कराती थी, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच से रिसीविंग एस्पेक्ट, गिविंग एस्पेक्ट समझना इजी है. मैं आपको बताता हूं. पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, रिसीविंग एस्पेक्ट. क्रेडिट द गिवर, गिविंग एस्पेक्ट. रियल अकाउंट का
डेबिट व्हाट कम्स इन, रिसीविंग एस्पेक्ट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गिविंग एस्पेक्ट. नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. व्हाट इज एन एक्सपेंस फॉर यू? यू आर रिसीविंग बेनिफिट राइट नाउ. अभी आप बेनिफिट रिसीव कर रहे हो, आपके लिए खर्चा है. आपने जो मेरे को पैसे दिए आपके लिए खर्चा है. तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब व्हेन आई एम रिसीविंग बेनिफिट, दैट इज माय एक्सपेंस. मेरे लिए क्या है ये? इनकम. आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस, गिविंग सर्विस. इट इज नथिंग. बचपन में जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया था, इतना इतना तामझाम किया गया, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, गोल्डन रूल, इट इज नथिंग बट रिसीविंग एस्पेक्ट एंड गिविंग एस्पेक्ट. आइदर यू रिसीव समथिंग और समवन इज रिसीविंग. तो रिसीविंग एस्पेक्ट में क्या क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूं. रिसीविंग एस्पेक्ट में या तो आप कोई रिसोर्स रिसीव कर रहे हो, या आप कोई सर्विस रिसीव कर रहे हो, या कोई पर्सन रिसीव किया है बेनिफिट. लो हो गया. क्या है ये? दिस इज रियल अकाउंट, दिस इज नॉमिनल अकाउंट, दिस इज पर्सनल अकाउंट. Yes or no? What is this? Given resource. Provide benefit service. Person. हो गया ना? Real, nominal, personal. रियल, नॉमिनल, पर्सनल. तो इट इज रिसीविंग एंड गिविंग एस्पेक्ट. पूरा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट इसमें घुसा हुआ है. किसी भी ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है? व्हाट इज ट्रांजैक्शन? समवन इज कंट्रीब्यूटिंग मनी. आई एम गोइंग एंड बाइंग अ प्लांट एंड मशीनरी, आई एम पेइंग वेजेस, आई एम बाइंग रॉ मटेरियल, आई एम सेलिंग गुड्स, आई एम कलेक्टिंग मनी. व्हाट इज हैपनिंग? इट इज एक्सचेंज. What all things we are exchanging? Money, goods, resource, service. Money, goods, resource, service. That's it. Are we exchanging anything else? No. Receive में तो यही हो रहा है. It is exchange of goods. If I am receiving, you are the giver. Money, service, any other resource. Goods, money, service, resource. तो या तो अब यहीं पर क्लासिफाई कर लीजिए. इफ इट इज रिसोर्स, एसेट. इफ इट इज सोर्स, इट्स अ लाइबिलिटी. When you provide benefit, it's income. When you receive benefit, it's expense. अगर मेरे को इसमें कोई बोलेगा तो मेरे लिए बहुत सिंपल. रिसोर्सेज रिसीव्ड है ना, सो दिस इज एसेट. सर्विस रिसीव्ड, दिस इज एक्सपेंस. रिसोर्स गिवन, मैंने तुमको 100 रुपया दिया है तब ना दिया, पॉकेट में है तब ना दिया, इसका मतलब एसेट है. सो दिस विल बी एसेट माइनस. यस और नो? प्रोवाइड बेनिफिट, इनकम. पर्सन, सोर्स,
लाइबिलिटी, यस और नो? पर्सन इज द रिसीविंग, सो इधर इट इज एन एसेट और लाइबिलिटी माइनस. हियर पर्सन इज द गिवर, यहां पे आदमी गिवर है, तो हो सकता है मैंने किसी को उधार में पैसे माल बेचा था, वो अब मेरे को पैसा दे रहा है, तो इधर इट इज लाइबिलिटी प्लस और एसेट माइनस. इसी से हमारा मॉडर्न अप्रोच डेवलप हो गया है. इसी से हमारा मॉडर्न अप्रोच डेवलप हो गया है. चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम खुद बनाते हैं उसको कॉम्प्लिकेटेड. बहुत सिंपल है. ट्रेडिशनल अप्रोच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आपको रिक्लासिफिकेशन करना पड़ेगा व्हेन यू प्रिपेयर बैलेंस शीट. स्टार्टिंग में ही इट्स एन एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम. शुरू में 4 सारे एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम का समरी बन चुका है. एक्सपेंस इनकम चला जाएगा पीएल में, एसेट लाइबिलिटी चला जाएगा बैलेंस शीट में, खत्म. दैट्स इट. राइट. सो दिस इज द अकाउंटिंग प्रोसेस. ये हमारा पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस ऑब्लिक साइकिल है. आगे जाके आप लोग, इतना कुछ है सीखने के लिए अकाउंटिंग में, हर चीज रट नहीं सकते अपन, और हर चीज में बेबी प्रोसेस से नहीं समझा सकता आपको, क्योंकि बेबी प्रोसेस में आगे जाके आप फंस जाएंगे. 4 चीज, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम. ठीक है, चलिए. सो it is once again I am doing it, resource, service received, person receiving. राइट. रिसोर्सेज रिसीव मतलब एसेट प्लस, रिसोर्स माइनस मतलब रिसोर्स कैन नेवर स्टार्ट विथ नेगेटिव. इट मींस तुम झूठ बोल रहे हो. मैंने रोलेक्स की घड़ी खरीदी 1 लाख, 1 करोड़ की. मेरे दोस्त मेरे को बोलेंगे फेंकता है. हाँ, कि उसको मालूम है मेरा औकात कितना है. लाख रुपए इसकी तनख्वाह है, 2 साल इसको नौकरी करते हुए हुआ, पूरा 2 साल का कमाई भी अगर जोड़ूंगा तो 24 लाख होता है. 1 करोड़ का घड़ी कहां से खरीदा? इफ यू हैव रिसोर्स, देन ओनली रिसोर्स कैन बी नेगेटिव.
So it will always start from here, right? This is expense, this is income, right? So in short, as per traditional approach, this is real account. Debit what comes in, credit what goes out. This is nominal account. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, right? This is debit, this is credit. Simple. When person is receiving and when person is giving. So when person is receiving, it means it can be asset because I have to recover from him. And when person is giving, it means this is source. So it will be liability. Goods sold on credit to Sharma. So Sharma is the receiving aspect. Capital contributed by owner. So owner is the giving aspect, liability. But it can be other way also. Pehle I was receiving, now I am clearing my dues. So it will be. So giving aspect can be asset minus here. जो ट्रेड रिसीवेबल था वो अब पैसा दे रहा है, तो जब दे रहा है तब वो गिविंग एस्पेक्ट में आएगा ना. अब वो दे रहा है, पहले वो रिसीव किया था, अब वो दे रहा है. सो इट विल बी एसेट माइनस. पहले मैंने किसी से उधार लिया था, अब मैं उसको चुका रहा हूं, तो जिसको चुका रहा हूं वो अब रिसीविंग एस्पेक्ट में आएगा, लायबिलिटी माइनस. तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सो पर्सनल अकाउंट एसेट भी हो सकता है, पर्सनल अकाउंट लायबिलिटी भी हो सकता है. रियल अकाउंट एसेट दिमाग से निकाल दो. नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस इनकम. पर्सनल अकाउंट एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है. इट इज पर्सनल अकाउंट विच कैन हैव बोथ बैलेंस. आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, राइट? एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं. ठीक है, चलिए अभी मैं आपको एक बहुत सा छोटा सा चीज कराऊंगा. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. मैंने आपको क्या बोला? अकाउंटिंग इज लैंग्वेज. व्हाई? सी कम्युनिकेशन. है ना? अकाउंटिंग लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि यहां पे कम्युनिकेशन का बात हो रहा है. अकाउंटिंग लैंग्वेज क्यों है? कम्युनिकेशन. बुक में लिखा रहता है अकाउंटिंग इज लैंग्वेज बिकॉज वी आर कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन हियर. इट इज फॉर द यूजर्स हु आर वी आर डूइंग अकाउंटिंग. सोल प्रोप्राइटरशिप. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी अलग अलग एंटिटीज होता है. सोल प्रोप्राइटर में एक ओनर होता है, मैं ही करता धरता हूं. नुकसान भी मेरा, प्रॉफिट भी मेरा. कोई केस भी हुआ तो मेरे पे होगा. कुछ अच्छा होता है तो मेरे लिए होगा, कुछ बुरा होता है तो मेरे लिए होता है. एवरीथिंग होल एंड सोल इज अंकित पटवारी.
कंपनी में पैसा कोई और लगाता है, चलाता कोई और है। जो चला रहा है वो भी खुद नहीं करता है, वो अपने नीचे आदमी रखा है। काफी सारा लॉज रेगुलेशंस उन पे अप्लाई करेगा। प्रोप्राइटरशिप पे कोई लॉ नहीं है, सुना है आज तक प्रोप्राइटरशिप लॉ? नहीं। मैंने कंपनी लॉ सुना है, पार्टनरशिप लॉ सुना है, प्रोप्राइटरशिप लॉ नहीं सुना। तो यूजर्स के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। राइट? कंपनी में पैसा कोई और लगा रहा है, चला कोई और रहा है, इसीलिए कंपनी का अकाउंट्स ऑडिट होता है। कोई थर्ड पार्टी आके उसको वेरीफाई करता है कि सब कुछ सही से रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, सारा लॉज रेगुलेशन नॉर्म्स वगैरह फॉलो हुआ है कि नहीं, जस्ट टू मेक इट ट्रस्टवर्दी। अरे भैया मैं खुद पेपर बनाऊं, मैं खुद आंसर लिखूं, मैं खुद चेक करूं, मेरे को 100 में कितने नंबर आएंगे? 100 में 100 आएंगे। चलाऊं मैं, बनाऊं भी मैं, कम्युनिकेट भी मैं ही करूं इंफॉर्मेशन, तो फ्रॉड हो सकता है ना। लेकिन अगर मैं चलाऊं, मैं बनाऊं, और जिसको कम्युनिकेट करना है उसने किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया है, यूजर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हियर कम्स द रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो चीज आप पढ़ने वाले हैं, जिस कोर्स में आपने दाखिला लिया है, इट इज वी हु मेक्स अ फाइनेंशियल ट्रस्टवर्दी। We have lot of ethical standards on us. We have to maintain integrity, honesty. Otherwise, it can result to scam. It can destroy thousands of houses. Shareholder का तो चला कोई और रहा है, जिम्मेदारी उसी का है। इट इज जो चलाता है डायरेक्टर, उसी का जिम्मेदारी होता है कि सब कुछ देखो, सब कुछ ठीक से कंप्लाई हुआ है कि नहीं। इट इज द शेयर होल्डर who is going to rely on this information. He is appointing a chartered accountant in practice to verify the financials prepared by the directors. Chartered accountants can never prepare financials. क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में हम लोगों को बहुत सारा चीज सिखाया जाता है, एक नहीं बहुत सारा चीज सिखाया जाता है। इट इज नॉट ओनली ऑडिटिंग, इट इज इनकम टैक्स, इट इज फाइनेंस, इट इज कॉस्टिंग। तो वी प्रोवाइड मल्टीपल सर्विसेज। ये जो मेरे को शेयर होल्डर अपॉइंट किया कि जा मेरा कंपनी का अकाउंट्स को ऑडिट करके आ, मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं, मैं तुम्हें पावर देता हूं, दिस इज अटेस्टेशन सर्विस, वन ऑफ द सर्विस। आज हो सकता है तुम्हारा ऑडिटर कोई और हो, बट यू कैन कम टू मी फॉर एनी टैक्स मैटर्स। आई कैन रिप्रेजेंट यू इन फ्रंट ऑफ लॉ। मैं तुम्हारा केस डिफेंड कर सकता हूं, मैं तुमको फाइनेंशियल एडवाइस दे सकता हूं, मैं तुम्हारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को कोर्स में ये सब चीज पढ़ाया जाता है। मेन मकसद ऑडिट का है, फाइनेंशियल्स ऑडिट करना है, तो मेरे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब तक नहीं आएगा मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। सोच के देखो, अगर इफ आई हैव टू चेक समथिंग आई शुड हैव द नॉलेज ऑफ दैट ना। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल का कोड्स है, बोला चेक करिए सही लिखा है कि नहीं, हमको नॉलेज ही नहीं है। प्राइमरीली ऑडिट करना है, किसी ने मेरे को अपॉइंट किया है, इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करना है, उसके लिए मेरे को बाकी सब चीज का नॉलेज होना चाहिए। और वो नॉलेज लेते लेते मैं इतना पावरफुल बन जाता हूं कि मैं उसका कंसल्टेंसी भी देना शुरू कर देता हूं। अभी इनकम टैक्स रिटर्न लगाना है 31 जुलाई के पहले, कहां लिखा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से भरवाओ?
एक नॉर्मल बीकॉम ग्रेजुएट आईटीआर फाइल कर सकता है इनकम टैक्स रिटर्न। चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपको तब अपॉइंट करना पड़ता है जब आपका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करता है 2 करोड़, तब जाके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करते हैं। तब आपको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी होता है आप पे, तब जाके आप हमको अपॉइंट करिए। नॉर्मल आईटीआर फाइलिंग के लिए कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करता है? आप इसलिए अपॉइंट करते हैं क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आप डरते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। कहीं नहीं लिखा है। हालांकि ये वीडियो जब मोस्ट ऑफ द सीएस व्हेन दे सी दे विल हेट मी, बट स्टिल जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा ना। आईटीआर फाइल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का दरकार नहीं है। सर हम तो कभी नहीं सीखे। कौन बोलता है आप नहीं सीखे? 3 साल का ग्रेजुएशन में 1 साल आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं, ये बोलिए आपने पढ़ा नहीं है। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर, आज भी है, बजट अनाउंस करता है कि टैक्स लॉ में क्या क्या चेंजेस आया है। देयर आर सो मेनी ऑफलाइन साइट्स, ऑनलाइन में साइट्स है जहां पे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अनऑफिशियल कितने व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके आप मेंबर हैं, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Communication to users. It's a language of communication. यूजर्स कैसे रिलाई करें? तूने ही क्वेश्चन पेपर बनाया, तू ही लिखा, तू ही चेक किया, मेरा आदमी आ रहा है, वो वेरीफाई करेगा, अपना स्टाम्प लगाएगा, तब मैं उस पर रिलाई करूंगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। एक फॉर्मेट है लेजर का, जर्नल का एक फॉर्मेट है, पीएल बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, आर्ट। एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, दैट इज आर्ट। सो अकाउंटिंग को आर्ट भी बोला जाता है। अकाउंटिंग इज साइंस। साइंस में क्या होता है? काफी सारे अपन अजम्पशंस लेते हैं, थॉट्स होता है, आइडियाज होता है, बिलीव्स होता है, राइट? अकाउंटिंग करते वक्त भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं काफी सारे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, अजम्पशंस हैं, उसके बेसिस पे हमें अकाउंटिंग करना है। एक अजम्पशन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, अकाउंटिंग पीरियड। You have to fix the time frame for which you are measuring performance. First assumption. Second assumption, separate entity. Separate entity. Capital contributed by the owner is treated as liability for the business. अरे मेरा ही तो धंधा है, मेरा ही तो पैसा है, किस बात का लाइबिलिटी? नहीं, आप और धंधा अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। इस धंधे का इनकम टैक्स आप ही पेमेंट करेंगे, लेकिन जब मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं आप दोनों को अलग अलग मानूंगा। assumption है ये। That is why accounting is known as science. There are a lot of parameters, concepts, assumptions, rules, regulations that we have to follow. Accounting always work within a framework. 20 principles, accounting करो, that's it. अगर आपने ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया, इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आपके पास पूरा ग्लोब में जहां जहां अकाउंटिंग है वहां वहां काम कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देख लो, इंड एस देख लो, आईएफआरएस देख लो, यूएस गैप देख लो, किसी भी कंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लो, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे बनाया गया है।
every country prepares its financial for a period of 12 months. This is an assumption. सपोज करो मैंने 30 नवंबर को बिजनेस स्टार्ट किया है, दिसंबर एक महीना, फिर जनवरी से नया साल, अगर मैं कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा हूं तो इस केस में क्या, कुछ कुछ केस में रिलैक्सेशन है कि आप एक महीने का क्या बनाएंगे फाइनेंशियल, तो जो आपका फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड होगा वो आप 30 नवंबर से लेके अगला साल दिसंबर तक 13 महीना का बना सकते हैं, उसके बाद आप 12-12 महीने का बनाएंगे। इन अजम्पशंस को प्रॉपर शेप दिया गया, स्टैंडर्डाइज किया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स द्वारा। डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज दे स्टैंडर्डाइज, हार्मोनाइजेशन लाने के लिए ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हमारा सपना है। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडी है वो चाहती है ग्लोबल स्टैंडर्ड आए। इससे क्या होगा मालूम है, हम हमारा कंपनी का परफॉर्मेंस किसी के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे हमारा मार्कशीट हमारे स्कूल के टॉपर से कंपेयर होता है। अब क्या होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, अब हमारा मार्कशीट हार्वर्ड के लड़के के साथ कंपेयर किया जाएगा, और मार पड़ने वाली है। अब ग्लोबल स्टैंडर्ड से तो यही होगा ना, और क्या होने वाला है ग्लोबल स्टैंडर्ड से? ग्लोबल स्टैंडर्ड से सर यही होने वाला है। So accounting always works within a framework. There are so many concepts, ideas, assumptions, rules, regulations. हर कंट्री ने अपना स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स बताया है उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स द्वारा। हर कंट्री का गवर्नमेंट एक अकाउंटिंग बॉडी सेटअप किया, जैसे आईसीएआई, एआईसीपीए। अभी आईसीएआई ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, दे विल इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एआईसीपीए ने एक फैसबी बनाया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडी जो है उन्होंने आईएएसबी बोर्ड बोल के बनाया, दे विल इशू आईएफआरएस। इफ आई एम सपोज टू कैरी आउट अकाउंटिंग प्रोफेशन, तो मैं डेलीगेट कर दिया किसी और बॉडी को। राइट? सो अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस। काफी सारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स हैं जिसको अपन स्टडी करेंगे, तब जाके हमारा बेसिक कंप्लीट होगा। ठीक है? तो व्हाट आई विल डू, वी विल डू इट इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है? फ्रेश हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, बट टिल देन आई हैव गिवन यू फ्यू कॉन्सेप्ट्स। एक है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, जो कहता है अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का होगा, और एक है सेपरेट एंटिटी, जो कहता है ओनर एंड इट्स बिजनेस आर separate. They cannot be regarded as one. Capital, contributed by owner, is liability for the business. अकाउंटिंग पर्पस के लिए यह लाइबिलिटी माना जाएगा। कानून के नजर में भारत सरकार, इनकम टैक्स, तुम दोनों एक हो। कानून के नजर में खाली कंपनी ही कंपनी, वहां पे कंपनी और शेयर होल्डर को अलग अलग माना जाता है। अदर फॉर्म्स में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, अकाउंटिंग के लिए तुम लोग अलग अलग है, बट जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है ओनर से लिया जाएगा। कंपनी में ऐसा नहीं होता।
कंपनी और उसका शेयर होल्डर अलग अलग है, टैक्स भी कंपनी से लेगा, शेयर होल्डर से नहीं लेगा। इसीलिए कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी बोला जाता है। अकाउंटिंग के लिए दे आर सेपरेट, लीगली ऑल्सो दे आर सेपरेट, बट यहां पे खाली अकाउंटिंग के लिए दे आर सेपरेट, लीगली दे आर नॉट सेपरेट, राइट। सो इफ आई टेल यू कंपनी sole proprietor, accounting separate, legal, income tax separate, no। तो कंपनी का टैक्स कौन भरेगा? कंपनी खुद, इनकम टैक्स। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का टैक्स कौन भरेगा? ओनर। ठीक है। एक है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट क्या बोलता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, एसेट, मतलब ट्रांजैक्शंस, एक्सप्रेस्ड इन मनी और मनीज वर्थ। पैसे की जहां बात नहीं, या जिस चीज को आप पैसे में तोल नहीं सकते, वो ट्रांजैक्शन नहीं है। आई हैव अपॉइंटेड यू एज अ जनरल मैनेजर ऑफ माई कंपनी। बोलो, पहला बात, आई हैव अपॉइंटेड यू, क्या तुमने सर्विस दे दिया? तो यहां पे कोई एक्सचेंज का बात नहीं है। एक्सचेंज का बात नहीं है तो होगा ही नहीं। मैंने तुमको गुड्स बेचा है, बदले में तुमने मेरे को पुराना जमाना का खिड़की दे दिया, खिड़की वाला टीवी। ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 0। कोई एंटीक चीज होता तो वैल्यूअर को दिखा के उसकी वैल्यू कर लेते। मैंने तुमको कोई चीज बेचा है, बदले में तुमने मेरे को कुछ और दे दिया, बार्टर स्कीम, बट इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर मॉनिटरी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं, मैंने तुमको जो दिया, तुमने मेरे को क्या दिया, दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू अगर डिटरमाइन होगा तो वही वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सपोज करो मैंने इसको सर्विस दिया 3000 में, इसने मेरे को कैश दे दिया, मैंने तुमको भी वही सर्विस दिया है, अब बदले में तुमने मेरे को खिड़की वाला टीवी दे दिया। तो यहां पे क्या हो रहा है? मैंने जो तुमको जो सर्विस दिया उसकी वैल्यू क्या है? 3000, क्योंकि मैंने सिमिलर सर्विस किसी और को दिया है। तुमने मेरे को जो टीवी दिया उसकी वैल्यू अगर हम डिटरमाइन कर पा रहे तो वेल एंड गुड है, नहीं कर पा रहे तो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन 3000 माना जाएगा। तो इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन मनी और मनी इज वर्थ। मनी मतलब कैश, और मनी इज वर्थ मतलब समटाइम्स यू मेक पेमेंट थ्रू चेक, बार्टर स्कीम, यहां पे भी गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, बट पैसे की बात नहीं, बट इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने तुमको जो दिया, तुमने मेरे को जो दिया, उसकी वैल्यू डिटरमाइन होनी चाहिए। मैंने जो तुमको दिया उसकी भी वैल्यू अनडिटरमाइनेबल है, तुमने मेरे को जो दिया उसकी भी वैल्यू अनडिटरमाइनेबल है, तो इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन।
रिटर्न प्रॉमिस, ये तुम लोग बचपन में पढ़ा है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्लीज पे मी 10,000 आफ्टर 3 months फ्रॉम नाउ, ये प्रॉमिसरी नोट है। और जब देने वाला खुद बोलता है आई विल पे यू 10,000 आफ्टर 3 months फ्रॉम नाउ, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। तो प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, क्योंकि देने वाला खुद बोल रहा है कि मैं तुमको दूंगा। और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जिसको देना है वो लिखता है, सॉरी जिसको रिसीव करना है वो लिखता है, राइट। वन पर्सन इज द पेयर, अनदर पर्सन इज द रिसीवर। ये पेयर है, ये रिसीवर है। सो दिस इज प्रॉमिसरी नोट, आई विल पे यू। और यहां पे ये बंदा लिख रहा है प्लीज पे मी, सो दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पे एक्सेप्टेंस का भी रिक्वायरमेंट होता है, बट यहां पे नो एक्सेप्टेंस। देने वाला बोल रहा है ना मैं तुमको दे दूंगा 3 महीना बाद, तो वही एक्सेप्टेंस हो गया। लेकिन जब रिसीवर बोलेगा आप मुझे दोगे 3 महीना बाद, तो वहां पे सामने वाले का एक्सेप्टेंस चाहिए। तो अपन बिल ऑफ एक्सचेंज करेंगे, हमारा करिकुलम में है, बट मैंने ये क्विकली आपको ये समरी बताया है, राइट। सो अगर मैं आपको लिखित दे दूं कि मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो दिस इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन। पैसे की बात तो हो गई ना, इतना दूंगा, तो वही ट्रांजैक्शन की वैल्यू है। तो प्रॉमिसरी नोट में पेयर खुद बोलता है आई विल पे यू, और बिल ऑफ एक्सचेंज में प्लीज पे मी, तो यहां पे एक्सेप्टेंस इज मस्ट, राइट। मेरे लिए बन जाएगा बिल्स पेबल, तुम्हारे लिए बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल, राइट। एक और है, ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर, गॉट प्रॉमिस, आई विल पे यू आफ्टर 3 months, इसकी भी वैल्यू है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन। तो यू सेटलिंग इन कैश, you giving checks, you giving something in return of something, in exchange of something, you are giving me written promise, you are giving me oral promise, all are transactions. So this is money and these are money worth, वर्थ होना चाहिए, मनी का बात होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। यहां पे इमीडिएट सेटलमेंट है, ये भी सेटलमेंट इमीडिएट है। This is also immediate, this is also immediate, ये सेटलमेंट इमीडिएट है, पैसा 1-2 दिन में आ जाएगा। वो तो चेक क्लियरिंग में टाइम लगता है, तुम मुझे चेक दोगे, मैं अपने बैंक में डालूंगा, मेरा बैंकर तुम्हारे बैंकर को देगा, फिर तुम्हारा बैंकर अकाउंट का पैसा डालेगा, क्लियरिंग प्रोसेस। पहले 5-6 दिन लगता था, अभी आरबीआई जब से क्लियरिंग हाउस बना है तो 2-3 दिन में हो जाता है। कैश मतलब सेटलमेंट हो गया, एक्सचेंज होके चेक सेटलमेंट हो गया, बार्टर इज ऑल्सो इमीडिएट, सेटलमेंट हो गया ना, ना कुछ देना ना लेना। दिस इज ऑल्सो इमीडिएट, सर पैसा तो 3 महीना बाद मिलेगा, सेटलमेंट हुआ कि नहीं, लिखित हुआ कि नहीं। इस लिखित का मार्केट में वैल्यू है, आप बैंक के पास जाके बिल डिस्काउंटिंग करा सकते हैं। ये बंदा चाहे तो इसका क्या कर सकता है, बीडी करा सकता है ना, बिल डिस्काउंटिंग करा सकता है ना। पैसा मत देखो, अकाउंट सेटल हुआ कि नहीं वो देखो। कैश दे दिया 0-0, चेक दे दिया 0-0, बाटा सिस्टम 0-0। रिटर्न प्रॉमिस क्या होता है, डेटर कम हो जाता है, बिल्स रिसीवेबल बढ़ जाता है, तो डेटर तो 0-0 हो गया ना। इसमें इमीडिएट सेटलमेंट नहीं है,
नो इमीडिएट सेटलमेंट। इसमें खाली ओरल प्रॉमिस हुआ है, हालांकि इमीडिएट सेटलमेंट कुछ भी नहीं है। राइट? इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन है। जहां जहां इमीडिएट लिखा है ना, इमीडिएट का मतलब ही हो गया कैश ट्रांजैक्शन। तो मैंने एक तीर से दो दो निशाने मारे हैं। मैंने आपको कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में भी बता दिया, मैंने आपको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में भी बता दिया। मनी मेजरमेंट बोलता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस, एसेट, रिसोर्स, ये रिकॉर्ड होगा, बट इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन मनी और मनीज वर्थ। पैसे की बात होनी चाहिए या पैसा सेटल होना चाहिए। अगर आप ट्रांजैक्शन का वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, कैसे ट्रांजैक्शन हो सकता है वो बताओ ना मेरे को। मैंने एक ऐसा ट्रेड किया जहां पे वैल्यू अनअसर्टेनेबल है या फ्यूचर किसी पॉइंट पे डिपेंडेंट है, तुम ऐसा कर दो मैं बाद में ऐसा करूंगा प्रोवाइडेड ऐसा हो तो। इसीलिए तुम लोग पढ़ा भी होगा एक चीज, बिल ऑफ एक्सचेंज ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है। यहां पे कुछ नहीं होता है आई विल पे यू आफ्टर 3 months फ्रॉम नाउ इफ इट रेन्स लाइक दिस। इफ वाला चीज नहीं होता है इसमें, अनकंडीशनल होता है। अगर आप ध्यान से देखना जाके घर में, राइट? सो मनी मेजरमेंट बोलता है मनी और मनीज वर्थ, फाइनेंशियल तड़का होना चाहिए, फाइनेंशियल प्रेजेंस होना चाहिए, मनी का प्रेजेंस होना चाहिए। फ्री नहीं, फ्री नहीं चलेगा, नॉट असर्टेनेबल नहीं चलेगा। सर्विस ही एक्सचेंज नहीं हो तो मुद्दा खत्म। राइट? सो कैश इज अ कैश ट्रांजैक्शन, चेक इज ऑल्सो अ कैश ट्रांजैक्शन, बाटर इज ऑल्सो अ कैश ट्रांजैक्शन। हालांकि बाटर में कैश है ही नहीं। एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, क्या बाटर सिस्टम कैश ट्रांजैक्शन है? हाँ। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब यह नहीं होता कैश होना चाहिए, कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, सेटलमेंट हुआ है कि नहीं ये देखो। इमीडिएट सेटलमेंट, द वर्ड कैश ट्रांजैक्शन मींस इमीडिएट सेटलमेंट। चेक इमीडिएट सेटलमेंट, बट चेक में भी आज का डेट का चेक होना चाहिए, पोस्ट डेटेड नहीं। कैश दे दे तो मामला रफा दफा, चेक आज का दे दे तो मामला रफा दफा, बदले में कुछ और दे दे मामला रफा दफा, प्रॉमिसरी नोट मामला रफा दफा, ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर। इसमें बार बार तगादा होगा, कब देगा कब देगा कब देगा। सो दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, रेस्ट एवरीथिंग कैश ट्रांजैक्शन। मनी मेजरमेंट एक और चीज बोलता है, जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं वहां का करेंसी में आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूं, मैंने एक फॉरेन लोन लिया है। फॉरेन लोन सस्ता होता है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है फॉरेन से लोन ले सकते हैं। उसका एक चेकिंग होता है आईआरपी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, जो आप लोग सीए फाइनल में सीखेंगे। अगर फॉरेन इंटरेस्ट रेट्स आर चीपर देन इंडियन इंटरेस्ट रेट तो आप फॉरेन से लोन लोगे ना। लेकिन फॉरेन वाला तो डॉलर में देगा, उस डॉलर को आप कन्वर्ट करोगे आईएनआर में, तब जाके उसको रिकॉर्ड करोगे। सो मनी मेजरमेंट बोलता है ट्रांजैक्शंस को रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री, इंडिया में रूलिंग करेंसी क्या, आईएनआर, उसी में रिकॉर्ड करना है। इज इट फाइन? सो दीज आर द 3 बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। आने वाले क्लासेस में हम लोग और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।